नमस्कार। मध्य प्रदेश चुनाव का माहौल जानते जानते मैं मध्य प्रदेश के एक दूसरे छोर पर पहुंच चुका हूं। महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ये इलाका है छिंदवाड़ा, यहां से नागपुर सटा हुआ है। आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा और कांग्रेस नेता कमलनाथ एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर पिछले 40 सालों से जाने जाते हैं। 1980 में कमलनाथ इस इलाके में पहला चुनाव लड़ने के लिए आए थे। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार के बाद जब 1980 में चुनाव हुए तो संजय गांधी ने अपने नज़दीकी दोस्तों को, इंदिरा गांधी ने अपने कुछ सिपहसालारों को सेफ सीट से चुनाव लड़ाया था। कमलनाथ संजय गांधी के स्कूली दिनों के दोस्त थे। दून स्कूल में संजय गांधी से कमलनाथ की दोस्ती हुई थी और अटूट दोस्ती थी। कमलनाथ ने दून स्कूल में पढ़ाई के बाद कोलकाता के सेंट जेवियर से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो बिजनेस में उतर गए और कोलकाता में वो अपना व्यवसाय करते थे और छिंदवाड़ा से उनका कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन चूंकि छिंदवाड़ा बहुत सेफ सीट थी कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए 1980 के चुनाव में छिंदवाड़ा आए कमलनाथ पहली बार और इस पिछड़े इलाके में, आदिवासी बहुल इलाके में कांग्रेस का बहुत वर्चस्व था और कमलनाथ आसानी से पहला चुनाव जीत गए। लेकिन उसके बाद कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इतना विकास किया और घर घर तक अपनी पैठ, अपना ऐसा मैनेजमेंट किया कि 9 बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने छिंदवाड़ा से जीता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो यहाँ के जो छिंदवाड़ा के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, दीपक उनका नाम है। उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़े कमलनाथ और विधायक बने। इस बार भी कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में आता है। महाकौशल इलाके का सेंटर है जबलपुर। इसमें ज़िले हैं जबलपुर, कटनी, सिवनी और छिंदवाड़ा, इसके अलावा बालाघाट, डिंडोरी, मांडला, ये सब ज़िले यहाँ पर हैं और इन ज़िलों में 38 सीटें आती हैं। तो आज मैं इन 38 सीटों पर क्या समीकरण 2023 के चुनाव के हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, वो जो मैंने देखा है। पिछले बार 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 38 सीटों में 24 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और एक निर्दलीय को सफलता यहाँ पर मिली थी। अगर 2018 में कांग्रेस को जनसमर्थन के आधार पर देखा जाए तो चंबल और ग्वालियर का जो क्षेत्र है वो इलाके के बाद दूसरे नंबर पर महाकौशल का ही इलाका आता है, जहां कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त सफलता मिली थी और उसका कारण कमलनाथ का प्रभाव इस इलाके में माना जाता है। इसीलिए इसी महाकौशल, नरसिंहपुर जिला मैं भूल गया, नरसिंहपुर जिला, और इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके पर ज़्यादा फोकस किया है। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बहुत बार सांसद रह चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और इस इलाके में कद्दावर नेता के तौर पर उनकी छवि है। प्रहलाद पटेल को भी विधानसभा का चुनाव केंद्रीय मंत्री रहते हुए लड़ाया गया है, नरसिंहपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरी बात, पिछले 2-2.5 महीने में महाकौशल इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 रैलियाँ की हैं। और अगर आप शिवराज सिंह चौहान को देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहन योजना की शुरुआत भी इसी महाकौशल इलाके के केंद्र जबलपुर से की है। कांग्रेस पार्टी ने भी नर्मदा में पूजा अर्चना कर प्रियंका गांधी ने महाकौशल इलाके से ही मध्य प्रदेश के चुनावी समर का आगाज़ किया। तो सवाल उठता है कि इस बार 2018 में क्या होगा, 2018 में क्या 2023 में क्या 2018 की कहानी दोहराई जाएगी या भारतीय जनता पार्टी 2018 का बदला 2023 में ले लेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जबलपुर की। जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि 4 भारतीय जनता पार्टी और 4 कांग्रेस को पिछली बार मिली थी। जबलपुर के 4 बार के सांसद राकेश सिंह को भी इसी इलाके में विधानसभा चुनाव के लिए जबलपुर की एक सीट से उतारा गया, मध्य सीट से। अब वहाँ की कहानी इंटरेस्टिंग ये है कि वहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं और राकेश सिंह जो है वहाँ पर एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अभिलाष पांडे, जो पिछले लगातार 1.5-2 सालों से, 2.5 सालों से, 3 सालों से उस इलाके में उस सीट पर मेहनत कर रहे थे और अपनी दावेदारी जता रहे थे। लेकिन राकेश सिंह के मैदान में आने के बाद अभिलाष पांडे को टिकट वहाँ से नहीं मिला। अब वो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो है वो उनके करीबी माने जाते हैं।
तो उनको एडजस्ट करने के लिए और राकेश सिंह को विधानसभा में गुस्से का सामना न करना पड़े, और इसलिए अभिलाष पांडे को दूसरी सीट से टिकट दिया गया जहां पर उनका कोई काम उस तरीके का नहीं है और उन्हें बार बार कांग्रेस के नेता बाहरी उम्मीदवार कह करके कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात, जो ग्रामीण इलाके हैं जबलपुर के, उसमें भी आदिवासी इलाके आते हैं और वहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों में इस तरीके का जातीय समीकरण है कि अगर 8 सीटों में मेरे देखने के हिसाब से कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कमोबेश स्थिति 2018 की ही रहने वाली है। 4 सीटें दोनों को मिल सकती हैं, नहीं तो कांग्रेस पार्टी वहाँ 5 सीटें भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। और इसी तरह से अगर आप सिवनी ज़िले की बात करें, आप कटनी ज़िले की बात करें, 4 विधानसभा सीटें जो सिवनी में है उसमें 2-2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जीती थी। आदिवासी सुरक्षित जो 2 सीटें हैं वो इस बार भी कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। पिछली बार भी उन्होंने जीता था, इस बार भी जीता है, लेकिन सिवनी की जो शहर की सीट है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास सिटिंग कैंडिडेट है, इस बार का वहाँ का कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत मजबूत उम्मीदवार है। तो सिवनी शहर की सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में से कोई जीत सकता है। एक फैक्टर जो महाकौशल इलाके में, सिवनी में, छिंदवाड़ा में, नरसिंहपुर में, मांडला में, इस इलाके में जो छिंदवाड़ा से सटे हुए ज़िले हैं, एक फैक्टर बहुत काम कर रहा है। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान से बहुत नाराज़गी नहीं है, बावजूद एक फटीग, एक थकावट का फैक्टर है। लोग बदलाव इसलिए नहीं चाहते हैं कि सरकार ने काम खराब किया है, सरकार बहुत दिनों से है और 30 साल से कम के जो युवा हैं उनके भीतर एक बदलाव की आहट एकदम से दिखाई दे रही है। और इस इलाके में जो बड़ा फैक्टर छिंदवाड़ा के अगल बगल के ज़िलों में है वो ये कि कमलनाथ सीएम बन चुके थे। 18 महीने के कार्यकाल जो उनका था, 15-18 महीने का कार्यकाल, उस कार्यकाल में छिंदवाड़ा में 20,000 करोड़ की परियोजनाओं को लाने का काम कमलनाथ ने किया और उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, उनके सरकार से जाने के बाद उन परियोजनाओं का काम रुक गया, जैसा अक्सर होता है सरकारों के बदलने के बाद। तो एक दिलचस्प बात यह भी है कि देखिए, प्रधानमंत्री ने हर जगह रैलियां की, लेकिन वो छिंदवाड़ा अभी तक नहीं आए और अभी तक कार्यक्रम छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री का नहीं लगा। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं लोकल, जो कि कमलनाथ से लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा शहर सीट से, वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही मेहनती उम्मीदवार हैं, उनको बड़ा जन समर्थन है। लेकिन चूंकि उनकी लड़ाई कमलनाथ से है, इसलिए बस एक फैक्टर ये है कि इस शहर के लोगों को लगता है कि कमलनाथ अगर सीएम बने तो कभी भी इतने लंबे कार्यकाल में कमलनाथ ने जो छिंदवाड़ा में किया है, बहुत कम समय मुख्यमंत्री रहने के बाद देश के दूसरे किसी इलाके में किसी नेता ने ऐसा विकास नहीं किया है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं मुलायम सिंह यादव के सैफई और शरद पवार के बारामती के बाद देश में जितने लोकसभा क्षेत्र मैंने देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम किसी नेता ने किया है तो कमलनाथ ने किया है। तो ये कमलनाथ फैक्टर जो छिंदवाड़ा में है वो मैटर कर रहा है और अगल बगल के लोगों को लगता है कि अगर कमलनाथ सीएम बनेंगे तो महाकौशल इलाके की तस्वीर बदल सकती है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं और वो चुनाव पिछला भी कमलनाथ से कोई ऐसा बहुत ज़्यादा से नहीं हारे थे, 25-30 हज़ार से हारे थे और इस बार भी हार का अंतर कम हो सकता है, ये बढ़ नहीं सकता है क्योंकि वो उम्मीदवार बहुत मजबूत है। मुझे एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाना चाहते थे क्योंकि इधर युवाओं में सिंधिया का क्रेज़ है, बुलाना चाहते थे, लेकिन इस आशंका से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कमलनाथ की सीएम की कुर्सी चली गई, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं लगा। बड़ी मज़ेदार बात है कि प्रधानमंत्री भी नहीं आए। बहुत लोग ये कहते हैं कि इस इलाके में कमलनाथ का प्रभाव इतना है कि बीजेपी की रैलियों से शायद वो फ़ायदा न मिल पाए, उतना संसाधन, उतना समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा और तमाम चीज़ों अगर दूसरी जगह लगाई जाए तो उसका फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब भी प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए थे, यहाँ उतरे ज़रूर लेकिन यहाँ से बैतूल गए, छिंदवाड़ा में उन्होंने रैली नहीं की। कमलनाथ फैक्टर की वजह से छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें पिछली बार 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन इस बार आपको जान के ये अचरज होगा कि जो मैं देख पा रहा हूँ
2018 को दोहरा पाना कांग्रेस के लिए, इसके बावजूद कि कमलनाथ सीएम कैंडिडेट है और सीएम बन सकते हैं अगर बदलाव हुआ तो, बावजूद इसके छिंदवाड़ा में ही कांग्रेस पार्टी 7 की 7 सीटें नहीं भी पा सकती है। उसके 2 कारण हैं। पांढुर्ना एक विधानसभा सीट है और वहाँ ये छिंदवाड़ा मुख्यालय में मैं हूँ, यहाँ से 90 किलोमीटर वो सीट पांढुर्ना जगह है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, सेल्स टैक्स में कोई काम हो, कचहरी का कोई काम हो, 90 किलोमीटर दूर से लोगों को जिला मुख्यालय आना पड़ता है। बहुत दिन से उनकी अपनी एक अलग जिले की मांग थी और जब कमलनाथ सीएम पद से हटे और शिवराज सिंह चौहान आए तो उन्होंने अब से कुछ दिनों पहले इन्हीं दो वर्षों में उन्होंने ये भांपते हुए कि अगर पांढुर्ना को अलग किया जाएगा तो वहाँ की जनता की भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। पांढुर्ना को उन्होंने नया जिला बना दिया है और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी से 20 दिखाई दे रही है। तो एक सीट तो कांग्रेस की छिंदवाड़ा में वो दिक्कत में है। हालांकि कमलनाथ यहाँ आए हुए हैं और लोग ये कहते हैं कि वो बहुत जादूगर आदमी है। उनका मैनेजमेंट दरअसल बहुत तगड़ा है, आप जानते ही हैं, हर तरह से सक्षम व्यक्ति हैं। तो लोग कह रहे हैं कि वो भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अपना प्रयास करेंगे। दूसरी चौरई सीट है यहाँ चौरई, वहाँ पर बंटी पटेल नाम के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जाति के पटेल मतदाता वहाँ पर ज़्यादा हैं और उन्होंने विद्रोह करके, चूँकि सातों कैंडिडेट पिछली बार कांग्रेस के जीते थे तो कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे सिटिंग विधायकों के टिकट रिपीट कर दिए हैं। बंटी पटेल कमलनाथ के करीबी हैं और वो टिकट चाहते थे। टिकट की दावेदारी उनकी बहुत मजबूत भी थी, लेकिन पिछले दिनों कुछ एक घटना हुई कि उन्होंने किसी सरकारी अधिकारी को कालिख वगैरह पोत दी थी किसी आंदोलन में, जिससे उनकी बड़ी किरकिरी हुई, पार्टी की भी किरकिरी हुई। शायद इसी वजह से उनको टिकट नहीं मिला, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन बंटी पटेल ने निर्दलीय नामांकन पत्र भर दिया। कमलनाथ के बहुत समझाने के बावजूद अभी तक वो चुनावी मैदान से हटे नहीं हैं और नामांकन में जो हज़ारों की संख्या के साथ वो पर्चा दाखिला करने गए थे और जिस तरह से पटेल वोटर वहाँ पर है, मुझे लगता है कि अगर बंटी पटेल अच्छे से चुनाव लड़ गए, अगर जीत गए तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं जीते तो भारतीय जनता पार्टी वो भी सीट निकाल सकती है। तो ये आंकड़ा छिंदवाड़ा में 5-2 का हो सकता है। कटनी में भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति पिछली बार थी उसमें कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है और डिंडोरी, बालाघाट की इन सब सीटों पर अगर 38 सीटों की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफ़ी पीछे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 24 से कम सीटें तो नहीं पाएगी, हो सकता है उसे 1-2 सीटों का फ़ायदा हो जाए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सिटिंग सीटें कांग्रेस की हैं, जैसे मैंने कहा कि छिंदवाड़ा में 1-2 सीट का नुकसान अगर हुआ तो वो 1-2 सीट का जहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है दूसरे ज़िलों में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, वो सीटें कांग्रेस पा सकती है। तो कमोबेश टैली वही 24 से लेकर 26 के आसपास कांग्रेस की रहेगी, 12 से लेकर 14 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के एक फैक्टर और बता दूं जो उसके अगेंस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये कि प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह को तो मैं निकाल देता हूँ, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जनाधार वाले, पार्टी संगठन वाले, पकड़ वाले नेता हैं, जमीनी नेता हैं। उमा भारती के साथ प्रहलाद पटेल भी बागी हुए थे, आपको मालूम है, उनकी पार्टी में गए थे, हालांकि फिर वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए थे। तो एक तो वो जमीनी नेता हैं, कार्यकर्ताओं से उनका बड़ा संपर्क अच्छा है। फग्गन सिंह कुलस्ते का मामला भी इसी तरह का है। अब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सांसदों और बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की जो रणनीति पे काम किया और पहले ही लिस्ट में इन लोगों का नाम आ गया, तो ये जिस इलाके के हैं, अब नरसिंहपुर इलाका यहाँ छिंदवाड़ा से सटा कुछ दूर पे है, मंडला भी यहाँ से 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये इस इलाके के बीजेपी के जो सक्षम कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनको ऐसा मैसेज उनको लग रहा है। पार्टी क्या करेगी, पार्टी नेतृत्व का क्या फैसला है, ये अलग बात है, लेकिन अगर आप इधर के इलाके के बीजेपी के संगठन या जो मजबूत नेता होते हैं, जो पार्टी वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, जो एनर्जी देते हैं, जो बड़े नेताओं के नज़दीक रहना चाहते हैं, उन नेताओं को लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी इस इलाके के, उनको लगता है नरसिंहपुर के
कि उनको ये लगता है सिवनी के, तो उनको ये लगता है कि प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हुआ ये है कि आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के जो मजबूत बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सुबह शाम प्रहलाद पटेल को अपना चेहरा दिखाने के लिए गाड़ी डंडा झंडा लेकर के उनके इलाके में उनको मजबूत करने के लिए अपने इलाके को छोड़ के चले गए हैं। ये भी एक डिमेरिट है। ठीक इसी तरह फग्गन सिंह कुलस्ते इतने बार के सांसद हैं, उन्हें विधानसभा लड़ा दिया और उनकी अपनी एक छवि पिछड़े नेता की उस तरह की बनी हुई है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि फग्गन सिंह कुलस्ते चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो अगर जीत गए। तो इधर के जो 4, 5, 6 विधानसभा के जो मजबूत बीजेपी के नेता हैं वो उधर सलामी ठोकने में लगे हुए हैं। तो ये एक डिमेरिट मुझे दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक इसी तरह से अगर आप ग्वालियर इलाके में भी देखेंगे ना तो बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर के आगे पीछे लगे हुए हैं उनके क्षेत्र में। उन्हें लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर सबसे बड़े दावेदार हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो अच्छे कार्यकर्ता हैं जिनका आधार अच्छा है, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं वो इधर उधर हुए हैं। तो महाकौशल इलाके में भारतीय जनता पार्टी 2018 की तरह ही इस बार भी पिछड़ जाएगी, ऐसा मेरा आकलन है। ऐसा मैंने ज़मीन पर देखा है। बहुत सारी विधानसभाओं में भी मैं गया हूँ और आदिवासियों में कांग्रेस पार्टी की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। इसका बहुत पुराने समय से, एक बार मैं पश्चिम बंगाल के एक आदिवासी इलाके में गया था, बहुत पिछड़े इलाके में, पुरुलिया बांकुरा इलाके में। मैंने एक आदिवासी से पूछा कि प्रधानमंत्री का नाम जानते हो, देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो मुझे लगता है वो 2011 का सन था जब उसने कहा कि इंदिरा गांधी। तो आदिवासियों में ये पकड़ किस वजह से कैसी है मुझे नहीं पता। बहुत लोग इसका कारण दूसरा भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जनजातीय इलाकों में, वनों में, पहाड़ों में, जंगलों में आपने देखा होगा कि आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के समय उन्होंने ईसाई मिशनरीज़ और अस्पताल और स्कूल बहुत खोल दिए थे और वो उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उनको सेवा की बात कहकर पढ़ाने और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया था। और उस धर्मांतरण किया ही है, इसमें कोई आपको सबको पता ही है। 1/3 आबादी करीब आप मेघालय देखिए, मिजोरम देखिए, आप त्रिपुरा में देखिए, आप झारखंड में देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में देखिए, तो धर्मांतरण तो हुआ है और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनका हुआ है। उसमें अंग्रेज़ों के शासन 200 साल का जो शासन है उसके बाद अभी भी इस तरह का। उसका सबसे बड़ी कारण ये है कि अस्पताल, बहुत रिमोट एरियाज़ में अस्पताल, स्कूल खोल करके ईसाई मिशनरियों ने सेवा का काम किया, बदले में लोगों का अटैचमेंट और अट्रैक्शन बढ़ा। और दूसरी बात, हिंदू धर्म की जो पूजा पद्धति है, आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा वो करते नहीं हैं। तो प्रकृति की पूजा करते रहना भी एक कारण है। उसमें उनको कुछ ईसाई धर्म के साथ, तो ये जो कन्वर्जन हुआ तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का मुझे ऐसा लगता है कि इसका कुछ मामला ऐसा बना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, जो आजकल के जो हिंदुत्व की बात करती है, वो आदिवासियों को बहुत गले नहीं उतरता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में आदिवासियों में, जनजातियों में अपना स्थान बनाने की निरंतर और पुरजोर कोशिश की है। बावजूद इसके अभी वो सफलता नहीं मिली है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पीछे भी यही कारण कहा जाता है कि देश की आज़ादी के बाद शेड्यूल ट्राइब को राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की है। समय समय पर ये बात कही जाती है। लेकिन कुल मिलाकर इस इलाके में, और ये इलाका आदिवासी बहुल इलाका भी है, और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि देश की जनगणना में सबसे ज़्यादा आदिवासी अगर आप देखेंगे जनसंख्या के लिहाज से तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ और झारखंड को आदिवासियों का प्रदेश कहा जाता है, इसके बावजूद जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज़्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं। और अभी तक के चुनाव में, खासकर 18 के चुनाव में, आदिवासियों का बहुत समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। 2023 में मुझे उसमें कोई कमी होती दिखाई नहीं दे रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको एक चीज़ ये दिखाऊंगा कि अगर एक नेता सही और सच्चे मन से
अपने चुनाव क्षेत्र में विकास करना चाहे तो वो कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है और विकास कैसा कर सकता है, ये कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में करके दिखाया है। उसकी एक तस्वीर दिखाऊंगा ज़रूर।